क्या कुछ इतिहास है राणा सांगा का, कितना उचित है रामजीलाल सुमन का उस वक्तव्य पर बोलना है। थोड़ा सा इतिहास में अगर हम लोग पीछे जाएं, जिस तरह से उनकी बात हो रही राणा सांगा के उस इतिहास को लेकर के, अब तमाम ऐसे संगठन हैं जो बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पर भी हो चाहे जहां भी हो, तो उस पर मतलब थोड़ा सा इतिहास के क्रम में अगर हम लोग आपसे बात करें, मतलब सदन बना है पुराने इतिहास को खंगालने के लिए या फिर देश को अग्रसर ले जाने के लिए, तमाम बेरोजगारी या फिर नौकरी पर बात करें या देश को अग्रणी श्रेणी में लाने के लिए या फिर पुराने मुर्दे उखाड़ने के। अब आपने देखा कि रामजीलाल सुमन के घर पर भी तमाम हथियार लेकर के, यहाँ बुलडोजर लेकर के पहुंच गए कड़ी सेना के लोग कि अब बस बुलडोजर से उनका घर तो गिरा ही दिया जाएगा। आज 21 मार्च 2025 को देश के सबसे ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा में रामजीलाल सुमन जो कि राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनके द्वारा राणा सांगा को लेकर के एक बयान दिया जाता है। उसके बाद तमाम ऐसे दल जो उनका विरोध करते हैं वो आपने देखा भी होगा। और हाल ही में अभी आगरा में उनके आवास पर करड़ी सेना के तमाम कार्यकर्ता पहुंचते हैं और जेसीबी के साथ पहुंचते हैं कि ऐसा लगता है कि उनका घर ही गिरा देंगे। और उनके सामने जितने पुलिस वाले दिखाई देते हैं और जैसे लगता है कि अब पुलिस वाले भगे नहीं तो अन्यथा की स्थिति में पुलिस वालों के ऊपर ही जेसीबी चढ़ा देंगे। कुछ ऐसा ही वीडियो में देखने को मिल रहा है। तमाम पुलिस वालों को चोटें भी आती हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता, लोक सेवा आयोग में तमाम परीक्षाएं भी दे चुके हैं और चुनार विधानसभा, मिर्जापुर जिले के चुनार विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। सब तमाम मुद्दों पर हमारी बात होगी कि इतिहास में राणा सांगा जी का क्या इतिहास रहा या फिर रामजीलाल सुमन ने जैसा बोला है वो कितना उचित है, और इन सब तमाम बातों पर हमारी बातें होने वाली हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रवीण जी। और थोड़ा सा हम चाहेंगे परिचय आप अपने से आप बता दें एक बार। मैं सत्येंद्र सिंह, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं जो प्रवीण जी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, समाचार पत्र के माध्यम से आप लोगों के बीच में आता रहा हूं। आप सभी लोग परिचित हैं, और नहीं हैं तो हो जाएंगे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूं। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को देते हुए जो भी, चाहे इतिहास हो, राजनीति शास्त्र हो, उसके भी हम थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। जी, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसमें एक मामला बड़ा तेजी के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है और राज्यसभा के साथ ही साथ अब सड़कों पर और मीडिया हाउस पर भी पूरी तरह एकदम केवल बात चला है रामजीलाल सुमन का, जो कि उन्होंने एक बयान दिया था राणा सांगा जी को लेकर के। तो आप इसके बारे में, चूंकि इतिहास के आप थोड़ा जानकार हैं, इतिहास की जानकारी रखते हैं, तो हम लोग उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। आखिरकार क्या कुछ इतिहास है राणा सांगा का, कितना उचित है रामजीलाल सुमन का उस वक्तव्य पर बोलना है? देखिए, मैं सांसद जी का सम्मान करता हूं। वो हमारे संविधान के तहत आने वाले उच्च सदन के सदस्य हैं राज्यसभा के। वो क्या टिप्पणी किए, गलत किए कि नहीं किए, उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। लेकिन मैं महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने समसामयिक, केवल आर्यावर्त में ही नहीं, उस समय भारत देश नहीं था, बल्कि संपूर्ण विश्व में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। और उनके बारे में या किसी भी वर्ग जाति के जो अगुवाई किए हैं किसी भी काल में, मैं ये निवेदन करूंगा अपने देश के किसी भी संगठन के, पार्टी के, राजनीतिक राष्ट्रीय नेताओं को या किसी भी सदन के सदस्य हों, चाहे विधानसभा के हों, विधान परिषद के हों, राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, पक्ष के हों, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, मैं ये निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आपको पूरी जनता सुनती है और आपके वक्तव्य का क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होता है। तो आप लोग किसी भी महापुरुष, किसी भी धर्म को इस ढंग से उस पर टिप्पणी न करें जिससे कि हमारे भारत के जो साझा संस्कृति है उस पर, उसके ताने बाने पर गलत असर पड़े। बस मैं यही कह सकता हूँ। इतिहास के अगर हम लोग बारे में जानना चाहें कि आखिरकार थोड़ा सा इतिहास में अगर हम लोग पीछे जाएं, जिस तरह से उनकी बात हो रही राणा सांगा के उस इतिहास को लेकर के, अब तमाम ऐसे संगठन हैं जो बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पर भी हो चाहे जहां भी हो, तो उस पर मतलब थोड़ा सा इतिहास के क्रम में अगर हम लोग आपसे बात करें तो। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि विवाद का कारण यही है कि किसी ने कहा कि राणा सांगा बाबर को जो है, भारत उस समय भारत था ही नहीं, तमाम रियासतें थीं,
अपने पक्ष में व्यक्तिगत जो भी लोग कहे हों कि वो बाबर को आमंत्रित करते हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उस समय भारत देश लोकतांत्रिक नहीं था कि हमारे 25, 30 या 31 जो भी प्रांत हों जो कि एक केंद्र द्वारा शासित होते हों। हाँ, यह जरूर था कि जिसके अधीन जो राज्य होते थे वो एक केंद्रीय सत्ता होती थी, तो सबके अपने अपने रियासत होते थे, जिसके वो मुखिया होते थे, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो विस्तारवादी नीतियां होती हैं वो उनकी नीति थी। उसके पहले जैसे इब्राहिम लोदी हैं, भाई इब्राहिम लोदी के खिलाफ ही कहना है कि वो लोग गए, बुलाए, चाहे पंजाब के शासक रहे हों दौलत खां, या इनके ऊपर भी कहा जाता है राणा सांगा जी पर। तो ये उन लोगों का व्यक्तिगत राजनीतिक नीति थी। जैसे आज हम तमाम लोग पहले यूपीए में थे, आज एनडीए में हैं, हमारी किस प्रांत में कितनी सीटें बढ़ें ये पार्टी का व्यक्तिगत अपना नीति है। पूरे विश्व में तेल हमको कहाँ से मिलेगा, आर्थिक सहयोग कहाँ से मिलेगा, कोयला कहाँ से मिलेगा, तो उस आधार पर देशों से संबंध होता है, अपने देश का विदेशों से संबंध होता है कि हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसे मजबूत हो। जैसे यूनिसेफ है, तमाम हम लोगों को सहयोग मिलता रहता है विदेशों से। उसी तरह से उस समय का जो शासक होता था, मैं एक राजनीति शास्त्र का भी विद्यार्थी रहा हूँ, तो जो ये कहा गया है कि राज्य का प्रथम कर्तव्य है अपने राज्य की सुरक्षा, उसमें अपने देश के नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जाए। तो उस समय की यही नीतियाँ थी कि जब हम विस्तार करेंगे, जैसे दिल्ली संपन्न राज्य था और तमाम ऐसे दक्षिण भारत में संपन्न राज्य रहे उस समय जहाँ लोहा, सोना, तमाम चीज़ें प्राप्त होती थी, उस पर भी लोग विस्तार करते थे कि हमारे जब हम उस पर विस्तार करेंगे, शासन करेंगे, तो हमारे देश की जो जनता है उनकी आर्थिक स्थिति खुशहाल होगी, उनको रोजगार मिलेगा, हमारी सेनाएं बढ़ेंगी। तो ये उस समय की नीतियां थीं, न कि कोई मैं गद्दार शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकते, ये मेरा अधिकार नहीं। वो हमारे महापुरुष थे, चाहे छत्रपति शिवाजी रहे हों, चाहे साहू जी महाराज रहे हों, चाहे राणा प्रताप रहे हों, चाहे राणा सांगा जी रहे हों, या अन्य समाज से भी तमाम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर जी रहे हैं, कभी कभी उनका भी पुस्तक जलाया जाता है। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष को ये चाहिए कि किस तरह से ऐसी नीतियां बनाएं जिससे हमारे देश का बेरोजगार रोजगार पा सके, किसी के साथ अन्याय न हो, ये होना चाहिए। जी, एक बड़ा ये अलग ही ट्रेंड चल चुका है कि लोग पुराने इतिहास को, मतलब सदन बना है पुराने इतिहास को खंगालने के लिए या फिर देश को अग्रसर ले जाने के लिए, तमाम बेरोजगारी या फिर नौकरी पर बात करने, या देश को अग्रणी श्रेणी में लाने के लिए, या फिर पुराने मुर्दे उखाड़ने के लिए। देखिए प्रवीण जी, दो बातें हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। इतिहास को खंगालिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में या शेरशाह सूरी के समय में सार्वजनिक कार्य हुआ जिसके मुद्रा और रुपया आज भी चलते हैं, तो उस समय देश की कैसी अर्थव्यवस्था मतलब वो लोग चला रहे थे और आज भी उपयोग किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है समय में जो भी नीतियां थीं, विदेश नीतियां चाणक्य की, आज भी चलाई जाती हैं। तो अच्छी चीज़ों को सीखिए और गड़े मुर्दे को निकाल करके केवल धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, तो यह देश छिन्न भिन्न हो जाएगा, इसकी अर्थव्यवस्था भी जाएगी, सामाजिक ताना बाना का नुकसान होगा, हर जाति के लोग तलवार लेकर दौड़ेंगे और ऐसे ही दंगे होते रहेंगे। तमाम पुलिस वाले भी बेचारे मारे जाते हैं उसमें, हमको तो खबर मिला उसमें जो है पुलिस वालों को भी चोट आया है। हमारे आपके घर के बच्चे होंगे जो पुलिस में जाते हैं, गरीब परिवार के। तो ये सब नहीं होनी चाहिए देश में। औरंगजेब का आपने मामला देखा होगा, मुंबई के नागपुर में अभी हिंसक घटनाएं हुई थी, लेकिन अब आपने देखा कि रामजीलाल सुमन के घर पर भी तमाम हथियार लेकर के, यहाँ बुलडोजर लेकर के पहुंच गए कड़ी सेना के लोग, कि अब बस बुलडोजर से उनका घर तो गिरा ही दिया जाएगा आज का। देखिए, वो तो राजनीतिक स्टंट होता है, तमाम सेनाएं हैं अपनी अपनी जातियों की, तो उसके जो अगुआ होते हैं वो सोचते हैं कि इसी बहाने जो है
हम अपने स्थिति को मजबूत करें। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों के यदि वो अपना वंशज मानते हैं राणा संगा के, तो उनके अंदर भावनात्मक द्वेष आना स्वाभाविक बात है। वो हमारे आपके किसी के अंदर, जैसे आपके पूर्वज को कोई कह दे कुछ तो आ जाता है। तो यदि वो आवेश में गए वहाँ, तो हमारी जो कानून व्यवस्था है, जो सरकार है, जैसा कि हमको सुनने में आया है आप लोगों के माध्यम से, समाचार माध्यम के से, कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी वहीं कार्यक्रम था, तो ठीक है, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी। हाँ ठीक है, कार्यक्रम उनका लग सकता है, हो सकता है उनको संज्ञान भी न रहा हो, एकाएक अटैक हुआ हो तो, लेकिन कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए कि उनके घर तक जो है इस तरह से लोगों को, या जो मतलब वहाँ भावावेश में आकर के जो उनके घर पर प्रदर्शन करने गए या अटैक किए, उनको वहाँ तक पहुँचने ही देना नहीं चाहिए था। क्योंकि एक तो बयान गलत हुआ हमारे समझ से, यदि वो बयान न हुआ होता तो इस ढंग से आक्रोश न पैदा हुआ होता। यदि बयान वो किसी माध्यम से, किसी गलती से दे दिए, या कभी कभी बुलाया जाता है, तो यदि भावावेश में आके दूसरा कम्युनिटी यदि हमला किसी घर पर करता है, तो प्रदेश के मुखिया जो भी शासन तंत्र में हैं और उनके जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर इसका दायित्व होता है कि कैसे वहाँ तक उतनी जनता जो है जेसीबी लेके पहुँच गई। ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है। जब तक आप उस कुर्सी पर हैं, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। जी, कुर्सी से अगर बात करें तो उनके घर के सामने भी तमाम 40-50 की संख्या में कुर्सियां थी और तमाम 8 से 10 गाड़ियां हैं जिनके शीशे तोड़े गए। वो भी आपने तस्वीरों में देखा होगा, और ये कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर और कानून व्यवस्था के तौर पर ये तो गलत है ही। इसी को धन जन की क्षति कहते हैं। जैसे आप जा रहे हैं, यहाँ से बनारस जा रहे हैं कवरेज करने, आपको तो पता है नहीं, हमला हो गया, आपकी गाड़ी टूट गई, आपकी माइक टूट गई, आपका सर फट गया, तो अनावश्यक, इसी को धन जन की हानि कहते हैं। तो इसको रोकना चाहिए, और जितने लोगों का नुकसान हुआ है उसको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे कोई गाड़ी खड़ा किया हुआ है, और कानून जो वहाँ का एसपी रहा हो, जो भी सीओ रहे हों, उनकी ये दायित्व बनती है। जो भी वहाँ के हर जिले में, हर तहसील में एलआईयू होता है, जो एलआईयू को मुखिया रहे हों, उनकी ये दायित्व होती है, उनके तनख्वाह से काट करके उसको भरा जाए। चलिए देखिए, इस राणा सांगा के मुद्दे को लेकर के बड़ा लोग उग्र हैं। इस रामजीलाल सुमन के बयान से जो लोग ताल्लुकात रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा, और राणा सांगा के इतिहास के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएगा। कुछ और कहना चाहिएगा जाते जाते हैं? मैं जाते जाते यही कहूँगा कि अपने भावनाओं को, देश के चाहे वो किसी जाति के धर्म के लोग हों, वो नियंत्रण रखें, राजनीति का शिकार ना हो। राजनीति सत्ता हथियाने के लिए धर्म का आड़ लेती है, जाति का आड़ लेती है, और इस तरह से झोंक देती है दंगों में और हमलों में। लेकिन जब आम व्यक्ति, उसका आम कार्यकर्ता है, जो उसका मुखिया नेतृत्व कर रहा होगा, वो तो हर पार्टियों से जुड़ा होता है, वो किसी तरह से बच भी सकता है, लेकिन जो आम कार्यकर्ता होता है उसके ऊपर तमाम केसेज होते हैं, चार्जेज हो जाते हैं, वो बेचारा उसी में लड़ता रहता है। उसका परिवार के बच्चे, उस समय वो युवा होता है, 18-22 का होता है, या नवविवाहिता होगा, लेकिन उसके बाद उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग सफ़र करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि पहली बात, किसी भी दल के व्यक्ति हों, प्रतिनिधि हों, सांसद हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, किसी भी जाति धर्म के महापुरुष के खिलाफ ऐसा बयान न दें जिससे कि हमारे देश के ताने बाने पर बुरा असर पड़े। और दूसरी बात यह है कि जो आम जनता है वो तुष्टीकरण की नीति, राजनीति से हट करके अपने आप को भारतीय संस्कृति में ढाले। हमारे देश की संस्कृति विश्व बंधुत्व की है और साझा संस्कृति है। यहाँ के लोग कुछ और हैं तो केरल के लोग कुछ और हैं। यहाँ तमाम जनजातियों के धर्म हैं, तमाम धर्म आते जाते रहे हैं। परसिया भी यहाँ आया और ईसाई भी यहाँ आए, सभी आकर के भारतीय संस्कृति में इस्लाम भी आया, मर्ज हो गए और भारत के होकर रह गए। तो मैं ये निवेदन करता हूँ कि सभी लोग मिलजुल करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करिए, भारत के युवाओं की शिक्षा को मजबूत करिए, ताकि हमारा देश विश्व पटल पर खेल, शिक्षा, विज्ञान और कृषि में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, सत्येंद्र सिंह जी थे और एक समाजसेवी हैं। समाजसेवी के साथ ही साथ लोक सेवा आयोग में तमाम परीक्षाएं भी दे चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा जो इतिहास की जानकारी है वो भी हमने सोचा कि इनसे थोड़ा साझा किया जाए और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए।
क्योंकि जो विवाद है केवल हर जगह केवल बस विरोध प्रदर्शन ही चल रहे हैं, तो उसके पीछे की थोड़ा हमने सोचा क्योंकि इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी अगर हो तो वो आप तक पहुंचाने का भी प्रयास किया, जिससे कि आपको भी कुछ पता चल सके कि वास्तव में आखिरकार राणा सांगा जी का इतिहास क्या कुछ रहा है और क्या रामजीलाल सुमन ने जिस तरह से अपना वक्तव्य दिया वो कितना सही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।